रेडी जी। अस्सलाम वालेकुम। कैफ वन का लेक्चर वन स्टार्ट करते हैं जी। आप लोग कह रहे थे कैफ वन एग्जाम्प्ट हो गया, कैफ वन तो आ गया फिर। अच्छा जी, होपफुली सारे बच्चे वही हैं जिन्होंने इंट्रो एटलीस्ट पढ़ रखी है। कोई ऐसा बच्चा भी है जिसने बिल्कुल इंट्रो सिरे से देखी कभी नहीं कि होती क्या है, डेबिट क्रेडिट का भी पता नहीं है? बैठा हो। 1 2 3 4 5। अच्छा, आप लोगों के लिए एक ऑप्शन मौजूद है अब, इससे पहले जो कल से क्लास स्टार्ट हो रही है, 7 से 8:30 फ़िलहाल टाइम है उसका, और एक क्लास जो है वो 2:30 से 4:30 4:30 बजे है। तो जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग, आई वुड सजेस्ट कि वो उस बैच के अंदर आ जाएं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दें, मैं रिक्वेस्ट कर दूंगा, ठीक है? तो जो बच्चे पहली बार अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इन बैचेस में आ जाएं ताकि बेसिक्स भी पढ़ ली जाए। जैसे आपको पहले भी अर्ज़ किया था जिन्होंने इंट्रो पढ़ी कि FAR 1 के लिए इंट्रो का पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है ना? तो अगर किसी ने नहीं पढ़ी हुई तो फिर थोड़ा सा उसको इस बैच के अंदर स्टार्ट में मुश्किल हो जाएगी, ठीक है? तो बाद में खैर 20-25 दिन के बाद तो फिर इंशाल्लाह बराबर सराबर हो ही जाएंगे। खैर, लेकिन अभी जो है वो आप लोगों को मैं ये सजेस्ट करूँगा, जो 4-5 बच्चे बैठे हुए हैं, कि वो सुबह के बैच में अपनी टाइमिंग के हिसाब से देखते हुए या दोपहर के बैच में अपने आप को ट्रांसफ़र करवा लें, ठीक है जी? चलिए, अच्छा जी, शुरू करते हैं पढ़ाई। वैसे कितने बच्चे ये सोच के आए कि आज पढ़ाई नहीं होनी? सही से बताना, ईमानदारी से। आज सर आएंगे, गपशप लगाएंगे, तारुफ कराएंगे हैं? तो तारुफ तो इतना सही होता है, मेरा नाम उमैर है, आपका नाम मुझे याद नहीं होना, तो बस पढ़ाई शुरू करते हैं। इतने ज़्यादा बच्चों का नाम कैसे याद हो सकता है? चले जी, तो सबसे पहला टॉपिक हम, अच्छा थोड़ी सी ये बात कर लेते हैं कि चेंजेस क्या आई हैं। तो जो अब आप लोगों का FAR 1 है, इसके अंदर जो नए टॉपिक्स आए हैं वो तो IAS 8 है, FAR 2 में हुआ करता था पिछली अटैम्प्ट तक। उसके बाद अर्निंग्स पर शेयर का एक स्टैंडर्ड है EPS, ठीक है जी। ये स्टैंडर्ड कुछ अर्सा पहले FAR 2 में हुआ करता था, फिर फाइनल में चला गया, फिर वापस आ गया, ठीक है जी। और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक टॉपिक हुआ करता था, सीनियर से सुनते होंगे आप, ठीक है जी। वो पहले ज़रा मेरे ख्याल से इतना डिटेल्ड नहीं था। अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पूरे स्टैंडर्ड्स ही उसने मतलब तफसील से दे दिए, यानी कि वहाँ पे भी एक अच्छा खासा अब हमारे सामने पोर्शन मौजूद है। और सिंगल एंट्री का टॉपिक और रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये कुछ चीज़ें जो हैं यहाँ से रिमूव भी हुई हैं। तो बहरहाल ओवरऑल वेटेज तो तकरीबन उतनी रह जाती है, चीज़ें जितनी निकलती हैं उतनी आ भी जाती हैं, ठीक है। बाकी आप लोगों को कितनी इंट्रो पढ़नी है, वो जितनी पढ़ी हुई है इंशाल्लाह उसी को यूज़ करेंगे हम। जितनी इंट्रो की ज़रूरत FAR 1 के अंदर होती है, इस बैच के अंदर उसकी रिवीजन नॉर्मली हो ही रही होती है, क्योंकि मुझे भी पता है आप लोगों का माशाल्लाह से। तो अगर हम एक्रूअल प्री पेमेंट्स, अगर कहीं पे किसी टॉपिक में जाके एक्रूअल प्री पेमेंट्स को हमने पढ़ना होगा तो जाहिर सी बात है मुझे थोड़ा सा वो रिवाइज़ कराना पड़ेगा। लेकिन जाहिर सी बात है आपने इंट्रो के अंदर उसके ऊपर 4 से 5 दिन लगाए थे, 4 से 5 लेक्चर्स लगाए थे। FAR 1 के अंदर आपको हो सकता है वो आधे घंटे के अंदर रिवाइज़ करवा दिया जाए। फिर अब आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे अपना स्टैंडर्ड IAS 16, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो पिछली अटैम्प्ट तक तो ये होता था कि नोट बनाने से पहले डिस्क्लोजर जो होता है उससे पहले का पोर्शन इंट्रो में था, और FAR 1 के अंदर ICAP अपनी स्टडी टेक्स्ट के अंदर स्टार्ट ही करता था डिस्क्लोजर से बात को। तो हम एक हफ़्ता 4 से 5 दिन 6 दिन लग जाते हैं इंट्रो की रिवीजन फिक्स एसेट एंड डेप्शन की करके, फिर नोट बनाना शुरू कर देते थे। अभी ICAP ने जो है वो सारा IAS 16 अब फुल फ्लैज जो है वो यहाँ पे डाल दिया है, क्योंकि अब तो बहरहाल ये FAR 1 पहला पेपर है आपके कैफ लेवल का, ठीक है जी। तो बहरहाल रूटीन उसी तरह से स्टार्ट करते हैं हम जो हमने पढ़ा था इंट्रो के अंदर, ठीक है। फिक्स एसेट एंड डेप्रिसिएशन पढ़ा था, कुछ कुछ याद है, थोड़ा बहुत, कुछ थोड़ा बहुत, ठीक है। तो उस थोड़े बहुत को इंशाल्लाह रिवाइज़ करेंगे, कोशिश करेंगे कि उसको जल्दी रिवाइज़ कर लें। जो चीज़ें आपने वहाँ पे शायद जो है वो
15 दिन लगा के सीखी थी, हो सकता है वो आज हम जो है वो 3 से 4 दिन 5 दिन, जब तक आपकी तसल्ली ना हो या मेरी तसल्ली ना हो, हम उसको रिवाइज़ करते हुए फिर डिस्क्लोजर की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक आज हम स्टार्ट करते हैं जी। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 है जी, जिसको आप कहा करते थे फिक्स एसेट एंड डेप्रिसिएशन। ठीक है, दरअसल ये असल में ना ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये क्या है, ये सारी दुनिया के अंदर प्रैक्टिसेस हैं अकाउंटिंग की जो यूनिफॉर्म है। ठीक है, जो भी पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ अकाउंटेंट है या यूके के अंदर बैठा हुआ है कोई अकाउंटेंट या कनाडा में बैठा है, ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, अगर उसने फिक्स एसेट्स और डेप्रिसिएशन को डील करना है, जहाँ पे ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अडॉप्टेड हैं, क्योंकि कुछ मुल्कों के अंदर दूसरे स्टैंडर्ड्स भी हैं, बहरहाल ज़्यादातर दुनिया के अंदर यही स्टैंडर्ड्स अब एप्लीकेबल हैं। तो जहाँ पे ये स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होंगे तो हर बंदा जो है वो फिक्स एसेट्स और डेप्रिसिएशन को डील करने के लिए इसी स्टैंडर्ड की तरफ आएगा, इसलिए इनको इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहा जाता है। और फिक्स एसेट एंड डेप्रिसिएशन की बजाय इसका नाम है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। एक आध दिन मुझे आप देंगे माजरत के साथ, अगर कुछ समझ ना आ रहा हो तो एक आध दिन में समझ आने लग जाएगा। समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा तो सुनाई तो दे रहा है ना, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है जी। अच्छा, बातें वही हैं, बस थोड़ा नाम बदल दिया हमने। एसिड याद होगा, एसिड याद है? एसिड एसिड क्या होता था? एसिड एक ऐसा रिसोर्स फ्यूचर में बेनिफिट देगा और वो बिजनेस की ओनरशिप में है। ठीक है ना, एसिड इज अ रिसोर्स ओन्ड बाय द बिजनेस विच विल गिव बेनिफिट इन। तो एक ऐसा रिसोर्स जिसने फ्यूचर में हमें फ़ायदा देना है, लेकिन आज उसको एक्वायर करने के लिए, अपनी ओनरशिप में लाने के लिए खर्चा तो हो गया ना। ठीक है, अब एक है खर्चा जिसको हम एक्सपेंस कह रहे हैं और एक है खर्चा जिसको एसेट कह रहे हैं। तो ये क्या फ़र्क होता था, ये क्या कहानी होती थी, कोई बता दे? जो गुड्स यूज अप कर ली, सर्विसेज यूज अप कर ली, उनके ऊपर जो खर्चे से बिजली है, बिजली इस्तेमाल कर ली, इसका बिल पे कर दिया, ये एक्सपेंस है। ठीक है, ऐसे ही तो होता था कि आप माशाल्लाह एक्रूअल प्रीपेमेंट्स भी पढ़ के आए हैं। अगर हमने अगले 2 साल का रेंट आज पे कर दिया है तो सारा को आज ही एक्सपेंस बना लेते थे, आज नहीं बनाते थे। ठीक है, उसमें से कुछ एसेट निकलते। एसेट क्या है? एक ऐसा असासा है जो फ्यूचर में फ़ायदा देगा, बेनिफिट देगा, लेकिन आज उस पर खर्चा हो गया। तो फिर आपको जहाँ से भी आपने इंट्रो पढ़ी, थोड़ी बहुत पढ़ी जैसी भी, ठीक है, पेपर नहीं भी दिया, पढ़ी तो तकरीबन सब नहीं थी। ठीक है ना, तो मैं तो अपने बच्चों को यही मशवरा दे रहा था एंड तक कि जो भी हो पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ने से फ़ायदा ही होना है। बहरहाल तो आपको उस्तादों ने ये बताया होगा कि एक्सपेंस ही है, ये फिक्स एसेट हम खरीदते हैं ये खर्चा ही है, लेकिन ये सारे का सारा खर्चा आज ही हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस के तौर पे चार्ज नहीं करते। आज इसको हम क्या कर लेते हैं, बैलेंस शीट में एसेट बना लेते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे उससे फ़ायदा आता जाता है वैसे वैसे उसकी कॉस्ट को हम एक्सपेंस आउट करते जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमने 1 करोड़ का एक प्लांट ख़रीदा, ठीक है जी। अब वो 1 करोड़ का प्लांट अगर आज ही हम एंट्री करें एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, तो फिर मेरे ख्याल में तो प्रॉफिट एंड लॉस में मैचिंग कॉन्सेप्ट ही वायलेट हो जाएगा, क्योंकि ये प्लांट जो आज हमने इंस्टॉल किया है ये मिसाल के तौर पे अगले 10 साल तक इसने हमारे इस बिज़नेस में चलना है, अगले 10 साल तक इसने प्रोडक्ट बनानी है, प्रोड्यूस करनी है, आउटपुट आनी है और वो 10 साल तक बिक के रेवेन्यू लाती रहेगी। अब एक एसेट, एक प्लांट जिससे प्रोडक्ट जो बननी है और रेवेन्यू जो आना है वो अगले 10 साल पे फैला हुआ है, उसकी सारी कॉस्ट को आज ही एक्सपेंस आउट करने, तो ये तो फिर गड़बड़ होगी ना। फिर इस प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर तो 1 करोड़ रुपए का एक्सपेंस आ जाएगा और अगले 9 साल के अंदर कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता था कि रिलेटेड एक्सपेंसेस, इनकम से रिलेटेड एक्सपेंसेस को उसी पीरियड के अंदर चार्ज करना है, ठीक है ना। तो अगर आपके प्लांट से आने वाला आउटपुट जो है जिसका रेवेन्यू अगले 10 साल पे फैला हुआ है, तो फिर आप उसकी कॉस्ट को भी 10 साल में आहिस्ता आहिस्ता करके एक्सपेंस आउट करें। तो ये जो सिस्टमैटिक एलोकेशन थी, मेथड्स तो थे ही डिफरेंट, रिवाइज करते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। ये जो सिस्टमैटिक एलोकेशन थी किस चीज़ की, एसिड की कॉस्ट की ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, इसको हमने क्या कहा था, डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बात आज हमने रिवाइज की कि फिक्स्ड एसेट
ये आप रखो भाई, नज़र ना आए तो बता देना, मैं बोल के समझा दूंगा जी। पहले तो हमने बात की एसिड क्या होता है, ठीक है जी। एसिड ऐसा रिसोर्स जिससे फ्यूचर में बेनिफिट आना है। अगर ये बेनिफिट जो है वो 12 महीने से ज़्यादा अरसे पे फैला हुआ है तो इसको हमने नॉन करंट या फिक्स एसिड कहा था, ठीक है। और ये नॉन करंट या फिक्स एसिड को फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि है तो ये खर्चा ही, एसिड भी क्या है, बिजनेस ने एक एसी खरीद के दुकान में लगा दिया तो खर्चा तो वो हुआ है, लेकिन वो खर्चा सारे का सारा एक्सपेंस आउट नहीं हो रहा, क्योंकि उसका फ़ायदा अगले 5, 6, 7, 8, 10 साल में, 1 साल से ज़्यादा से फैला हुआ है, तो वो नॉन करंट एसिड है, ठीक है। नॉन करंट एसिड ऐसा रिसोर्स जिससे आने वाला, जो बिजनेस की ओनरशिप में है और जिससे आने वाला फ़ायदा 1 साल से ज़्यादा अरसे पे फैला हुआ है, ठीक है। और जब उसकी हमने इस कॉस्ट को, इस एक्सपेंस को उसकी यूजफुल लाइफ के ऊपर सिस्टमेटिकली एलोकेट किया तो इसको क्या कहा था हमने, डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। सादा अल्फाज में, पहले सादों में कहा होगा कि एसिड की वैल्यू में कमी का नाम डेप्रिसिएशन है, ठीक है ना। लॉस इन द वैल्यू ऑफ, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसिड ड्यू टू यूज, ये क्या है, डेप्रिसिएशन। टेक्निकल डेफिनेशन क्या है, सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसिड ओवर इट्स यूजफुल। सिस्टमैटिक एलोकेशन का मतलब क्या है, कोई ना कोई मेथड होगा, जैसे हमने मेथड्स पढ़े थे, बाद में देखते हैं, चलो बाद में क्या देखते हैं, सुन ही लेते हैं। डेप्रिसिएशन क्या है जी, सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसिड्स, कॉस्ट ऑफ एसिड ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, ठीक है जी। अब इसको सिस्टमैटिकली एलोकेट करने के 4 मेथड्स आपने पढ़े होंगे इंट्रो में, ठीक है, जो हम इंशाल्लाह दोबारा रिवाइज करेंगे। बस जाहिर सी बात है पहली बार आप पढ़ नहीं रहे चीज़, इसलिए जितना टाइम वहाँ पे लगता है उससे कम यहाँ पे लगेगा। लेकिन फिक्स एसिड एंड डेप्रिसिएशन अगेन पूरे का पूरा अब स्टैंडर्ड उठ के यहाँ पे आ गए, तो एक हमारा अच्छा खासा टाइम जो है वो इसके ऊपर लगना है। ये नहीं कि इंट्रो वाले के ऊपर ही अच्छा खासा टाइम लगना है, इंट्रो वाला तो शायद 4 से 5 दिन में, जो कि बहुत से भी ज़्यादा ज़रूरी है, ये याद रखना। ये वो बुनियाद है, इसके ऊपर अगली बिल्डिंग खड़ी होनी है। तो ये हम क्विकली इसको रिवाइज करेंगे, जो इंट्रो वाले को 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन जितने भी लगें, जब तक तसल्ली ना हो, उसके बाद फिर अगली कहानी शुरू होगी, ठीक है ना। तो मुकम्मल स्टैंडर्ड जो है, जितना हम उसके अंदर नोट्स जो बनते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, वो डिस्क्लोजर वो बनाना हम सीखेंगे। फिर हम रीवैल्यूएशन पढ़ेंगे, यहाँ पे FAR 1 के अंदर, इंट्रो के अंदर वो चीज़ नहीं पढ़ी हुई, ठीक है। लेकिन ये बहुत से भी ज़्यादा ज़रूरी बातें हैं जिनको हमने इंशाल्लाह क्विकली और अच्छे तरीके से रिवाइज़ करना है, तो हम करेंगे इंशाल्लाह। तो डेप्रिसिएशन सिस्टमेटिक एलोकेशन है, ठीक है, और उसके कुछ मेथड्स थे, ठीक है, इट्स मेथड्स। और वो मेथड्स हमने 4 मेथड्स पढ़े थे। कौन कौन से जी, स्ट्रेट लाइन मेथड, ये SLM स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, उर्फ आम में इसको WDB मेथड भी कह देते थे, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कह देते थे, ठीक है जी। अच्छा जी, अच्छा, आउटपुट मेथड ज़्यादा बेहतर मुझे पहले लग रहा है, मैं ये लिखूंगा आउटपुट मेथड। इसके भी बेतहाशा नाम थे, जब रिवीजन आएगी इसकी एग्जाम्पल की तो बाकी नाम भी लिख लेंगे आउटपुट मेथड को। सर्विस ऑर्स मेथड भी कहते हैं, ऑर्स मेथड भी कहते हैं, माइलेज मेथड भी कहते हैं, वो डिफरेंट नेम्स लिख लेंगे हम, ठीक है जी। और फिर आपका पसंदीदा सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह ये हम देख लेंगे ये 2 मेथड्स। ये मेथड तो प्रैक्टिकली मुझे कभी यूज़ होता नज़र आया नहीं, ठीक है। वैसे इसका रिज़ल्ट सेम ही होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की तरह से, तो प्रैक्टिकली ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। ऊपर वाले 3 मेथड्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, जिनमें पहले 2 ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे होते हैं एग्ज़ाम के अंदर भी और प्रैक्टिकल लाइफ में भी। बहरहाल आउटपुट मेथड भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है जी। तो फिक्स एसिड, पहली बात एसिड क्या होता है, फिर फिक्स एसिड या नॉन करंट एसिड क्या है, ये बात हुई ना हमारी। एसिड ऐसा रिसोर्स जिसने फ्यूचर में फ़ायदा देना, ठीक है। और अगर ये फ्यूचर का फ़ायदा, फ्यूचर एक फ्यूचर है, नियर फ्यूचर अगले 12 महीने, ठीक है, और एक है उससे ज़्यादा अरसा। तो जिस एसिड का, जिस रिसोर्स का फ़ायदा 12 महीने से ज़्यादा अरसे फैला हुआ है वो नॉन करंट एसिड। तो उसको हमने आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंस आउट करना है, ठीक है। और इस फिनोमिना को, क्या हम एसिड की कॉस्ट को आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंस आउट कर रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक एस्टीमेट है, बात करेंगे अभी इंशाल्लाह, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस
रिकॉर्ड करने के, कैलकुलेट करने के ये 4 मेथड्स हैं। ठीक है जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन जहन में आता है तो बताएं। बोले जी, चलें एक सादा सी एग्जांपल फिर स्ट्रेट लाइन मेथड ही कर लेते हैं पहले। ठीक है जी, एक छोटी सी एग्जांपल यहीं बना लेते हैं हम। एक एसेट है जी, उसकी कॉस्ट है 10,000। छोटी फिगर्स रख लेते हैं ज़रा, इजी रहेगा, ज़बानी भी कैलकुलेशन हो जाएगी। डेट ऑफ परचेज यकम जनवरी 2020। ठीक है जी, और इसकी यूजफुल लाइफ है, क्यों भाई, 4 इयर्स। ठीक है, अच्छा, रिक्वायरमेंट है जी, बातें बहुत आसान लग रही होंगी। हाँ, यहीं आसानी से मुश्किल शुरू होनी है, पता भी नहीं चलना, इसलिए बड़े ध्यान से चीज़ों को रिवाइज करना है। ठीक है, मेरी कोशिश ये होगी, वैसे कितने बच्चों ने इंट्रो मेरे साथ पढ़ी थी, सिर्फ पढ़ी थी, पेपर की बात ना, चल कोशिश मैं ये करूँगा कि जो क्वेश्चंस इंट्रो के अंदर हमने किए थे, क्वेश्चंस भी वही जो छोटे छोटे क्लास के असाइनमेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, क्वेश्चंस भी वही आपके सामने आ जाएं तो क्विकली रिवीजन हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है ना, ताकि हम फिर असल मुद्दे की तरफ जाए। रिवैल्यूएशन हमने करनी है, रिवैल्यूएशन के ऊपर 5 से 6 दिन लग जाते हैं अच्छी तरीके से करते करते। फिर हमने नोट बनाना सीखना है, वो वाला नोट बनाना नहीं सीखना, ठीक है, हाँ, डिस्क्लोजर बनाना सीखना है, डिस्क्लोजर बनाना सीखना है, और डिस्क्लोजर के अंदर भी फिर रिवैल्यूएशन, डिस्पोजल सारा कुछ होता ही है। ठीक है, अच्छा जी, तो रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर होल लाइफ 4 इयर्स। ठीक है, 4 साल का डेप्रीसिएशन एक्सपेंस निकालना है, और सवाल ने मेथड वगैरह नहीं बताया, क्या करेंगे? हाँ सर, पहला नंबर स्ट्रेट लाइन का लिखा हो, उसी की एग्जांपल ही होनी, लेकिन बारह आपको बताया हुआ है कि अगर सवाल खामोश हो, आप पढ़ के ही आए होंगे ये बात तो। अच्छा, वैसे आप पहले डर रहे थे, आप ज़रा दोबारा बता दें कि ऐसे बच्चे कौन से जिन्होंने इंट्रो बिल्कुल नहीं पढ़ी हुई, बिल्कुल नहीं पढ़ी हुई? अच्छा चलें, अभी भी उतने ही हैं तकरीबन, ठीक है। अच्छा, तो कोई बात नहीं, ये इंशाल्लाह ट्रांसफ़र हो जाएं दूसरे बैच के अंदर, वहाँ पे बेसिक से डेबिट क्रेडिट सीखते हुए हम इंशाल्लाह आएंगे। ठीक है ना, यहाँ पे तो अब डेबिट क्रेडिट नहीं सिखाया जा सकता ना जी। अच्छा जी, तो कैलकुलेट डेप्शन एक्सपेंस फॉर 4 इयर्स। अच्छा, अब कोई भी वर्किंग का फॉर्मेट तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हम एक फॉर्मेट बना लेते हैं, यकम जनवरी 2020 को हमने एसेट ख़रीदा। ठीक है जी, तो इस एसेट की कॉस्ट है 10,000। सिंपल रखते हैं, अभी फॉर्मूला बाद में लिखेंगे। ठीक है जी, अब इस एसेट को हमने डेप्रीशिएट करना है, 4 साल पे इसकी कॉस्ट को डिवाइड करके आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंस आउट करना है। तो भी सादा सी बात है, क्या करना पड़ेगा, 10,000 को 4 पे डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, कॉस्ट को डिवाइड कर लेंगे यूज़फुल लाइफ से। ठीक है, और अगर मैं डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला लिखूं तो वो बन गया कॉस्ट ओवर यूज़फुल लाइफ। ठीक है जी, कितना बना जी, 2500 यानी 2500। ओके, तो स्ट्रेट लाइन मेथड हो, तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या बन गया जी, कॉस्ट ओवर यूजफुल लाइफ, कॉस्ट ओवर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट ईयर अगर 31 दिसंबर 2021 पे खड़े होकर, अच्छा डेप्रीसिएशन साल के आखिरी दिन खड़े होकर कैलकुलेट कर सकते हैं या किसी भी वक्त कर सकते हैं? अच्छा, कर तो किसी भी वक्त सकते हैं। ठीक है, जैसे
ये 1 साल की डेप्रीसिएशन है 2500। 2500 देखो ना, आपने कॉस्ट को डिवाइड किया यूजफुल लाइफ से, तो ये 1 साल की ये पूरे साल की डेप्रीसिएशन है। 2500 पूरे साल की डेप्रीसिएशन है। अगर आप इसको डिवाइड कर दो 12 से, पर मंथ डेप्रीसिएशन आ जाएगी, ठीक है। और अगर आप इसको डिवाइड कर दो 365 से, 52 से डिवाइड कर दो, तो ये पता है वीक कितने होते हैं? अच्छा चलो ठीक है। तो इसका मतलब, अच्छा इसको 1 साल में जितने ऑर्स होते हैं वो ऑर्स निकाल के इसको ऑर्स से डिवाइड कर लो, तो अकाउंटेंट हर घंटे डेप्रिसिएशन की एंट्री करे, ठीक है। हर रोज़ भी कर सकता है, हर हफ्ते भी कर सकता है, हर महीने भी कर सकता है, लेकिन नॉर्मली हम ऐसा करते नहीं, ठीक है ना। हमने जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होती है नॉर्मली पीरियड एंड पे, जो कि नॉर्मली ईयर का एंड होता है, ठीक है। अगर 3 महीने के एंड पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो 3 महीनों की डेप्रिसिएशन एक बार एंट्री करेंगे, आखिरी दिन खड़े होकर एक बार एंट्री करते हैं। 6 महीने के अकाउंट्स बना रहे हैं 6 महीने के एंड पे, साल के अकाउंट्स बना रहे हैं तो साल के आखिरी दिन खड़े होके एक बार एंट्री पास कर लेते हैं, रोज़ एंट्री बैठ के नहीं पास करते रहते, ठीक है ना, अपनी आसानी के लिए, ठीक है। कन्फ्यूजन है आपको? हाँ नहीं यार, होना चाहिए तुम्हें। अच्छा, तो इसका मतलब डेप्रीसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड हो तो सेम फॉर्मूला, यानी कि डेप्रीसिएशन सेम ही रहनी। नाम ही इसीलिए इसका स्ट्रेट लाइन है, सीधी लकीर नहीं है इसका मतलब। स्ट्रेट लाइन का मतलब हर साल डेप्रीसिएशन बराबर, हर साल डेप्रीसिएशन सेम बराबर, ठीक है। फॉर्मूला रिपीट होता चला जा रहा है। 31 दिसंबर 22 पे अगले तीसरे साल के एंड पे गए। अब साल के एंड पे अगर डेप्शन कैलकुलेट करने लगेंगे तो क्या फॉर्मूला है जी? वही 10,000 को डिवाइड, ये हर साल सेम फॉर्मूला रख लें तो दोबारा लिखने की भी जरूरत नहीं हुआ करती थी। इंट्रो में आपने पढ़ा था, बस स्ट्रेट लाइन के अंदर एक बार फॉर्मूला लिख लिया, बस आगे बार बार फॉर्मूला लिखते भी नहीं थे हम, बस वही 2500 आ रहा है, हम हर साल लिखते चले जाते थे, ठीक है जी। चलो अब 4 साल मैंने गलती से लिख ही दिया था, तो चौथे साल की डेप्रीसिएशन भी बोर हो रहे हैं ना? ओके, निकल जाए फिर क्लास। ओके ठीक है जी, ये डेप्रीसिएशन निकल आई। ओके, वर्किंग का कोई भी फॉर्मेट हो सकता है, आपने जिस मर्जी फॉर्मेट से अपने इंट्रो के अंदर डेप्रीसिएशन की वर्किंग की है वो फॉर्मेट सारे ही ठीक है, लेकिन अभी मेरी अर्ज़ तो ये होगी कि अभी अगर इस क्लास में हैं तो हम इस फॉलो कर लें। फॉर्मेट सारे ही बिल्कुल ठीक है, जिस उस्ताद ने जैसे भी पढ़ाया बिल्कुल सही पढ़ाया हुआ है, किसी भी तरह से आप वर्किंग का फॉर्मेट रख सकते हैं, लेकिन मैं ज़रा इस तरह से करता हूँ, अभी मुकम्मल नहीं हुआ ये, ठीक है। अच्छा, एक बात है वैसे, अगर हम इस बात को इस तरह से करना चाहें कि जी यूज़फुल लाइफ है 4 years, 1/4 करें तो इसका आंसर क्या आता है, ज़रा बता सकते हैं जी? 0.25 इंटू 100 करें तो 1/4 इंटू 100 किया तो क्या आ गया जी? 25 हाँ %। ये क्या किया मैंने? ये हमने हाँ कन्वर्जन ऑफ यूजफुल लाइफ इनटू रेट सीखा होगा आपने। कन्वर्जन ऑफ यूजफुल लाइफ इनटू रेट, लेकिन ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर सहूलत मुयसर थी, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर लाइफ जो है वो 4 years है, ठीक है, तो आप एक फॉर्मूला लगाएंगे 1/, यूजफुल लाइफ इंटू 100। ये फॉर्मूला लगाने से आपकी लाइफ जो है वो रेट में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब कहने का ये है कि स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर आप 1/, ये कॉस्ट ओवर यूजफुल लाइफ करें या कॉस्ट इनटू रेट करें, आंसर वुड बी सेम, ठीक है। आजमा के देख लेते हैं। आप
10,000 को डिवाइड बाय 4 कर रहे हैं, 25 25 25 2500, ये डेफिनेशन आ रही है। आप इसी को कर लें, 10,000 को मल्टीप्लाई कर लें 25% से, कर लें कोई बात नहीं, बोर हो रहे हैं मुझे पता है, 2500 ही आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर आप लाइफ पे डिवाइड करें कॉस्ट को या रेट से मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम होता है। और अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए यूज़फुल लाइफ को रेट में कन्वर्ट करने की, तो उसका फॉर्मूला जो है वो क्या है जी, 1 ओवर यूज़फुल लाइफ, मुझे तो लगता है वो सही नज़र आ रहा होना, 1 ओवर, कैमरा वाले भाई साहब ये रेड तो नज़र नहीं आ रहा होगा, 1 ओवर यूजफुल लाइफ इंटू 100, ये फॉर्मूला है जी, ठीक है जी। ये ब्लू गुजारा हो रहा है जी, अच्छा ओके। तो हमने क्या किया जी, यूजफुल लाइफ को रेट में कन्वर्ट किया। तो थोड़ी सी इसकी ऐसे ही जल्दी से प्रैक्टिस कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स है तो रेट क्या आएगा, 1 ओवर 10 इंटू 100 करें तो, अच्छा अब वो इसी 10,000 को देख लेते हैं, 10,000 को डिवाइड करें 10 से, 1000 आता है, यानी कि 10 साल में, जाहिर से सादा सी एग्जांपल से बातें जल्दी समझ आ जाती है ना, जल्दी रिवाइज हो जाती है, ठीक है ना। तो 10,000 कॉस्ट है, अगर इसकी लाइफ 10 साल है, मतलब हमने 10,000 को 10 साल पे डिवाइड करना है, तो फिर हर साल कितना आएगा, 1000, हर साल कितना आएगा, 1000। तो उसी 10,000 को मल्टीप्लाई करें 10% है, तो भी आंसर क्या आ रहा है, 1000। तो हर साल रेट मल्टीप्लाई करते जाएं स्ट्रेट लाइन मेथड में, या यूजफुल लाइफ पे डिवाइड करते जाएं, आंसर वुड बी सेम, ठीक है। तो 1 ओवर 10 इंटू 100, आप कुछ भी ले लें, यूजफुल लाइफ जो है वो आप 50 साल ले लें चाहे, 1 ओवर 50 इंटू 100 कितना जी, 2%, 20 वाले 2%, कैलकुलेटर करके देख लो ना। और स्ट्रेट लाइन मेथड है तो आप रेट को भी यूजफुल लाइफ में कन्वर्ट कर सकते हो, रेट को भी यूजफुल लाइफ में कन्वर्ट किया जा सकता है। ओहो, कैसे जी, आप इस रेट को डेसिमल के साथ, ठीक है, 1 ओवर 0.25 करें, चेक करें कैलकुलेटर पे, 4 ईयर्स, यानी कि आप जिथे छोड़े, पता नहीं लगा आप क्या कहने लगो, 1 ओवर रेट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा जी, रेट लाइफ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये क्या है जी, कन्वर्जन ऑफ यूजफुल लाइफ इनटू रेट एंड रेट इनटू यूजफुल लाइफ, ओके। लेकिन ये बात याद रखने वाली है कि ओनली एप्लीकेबल, नहीं नजर आ रहा तो मैं बोल रहा हूं, इन स्ट्रेट लाइन मेथड। कौन सी चीज, ये इस तरह से रेट का लाइफ में कन्वर्ट होना, ठीक है जी। चेक कर लेते हैं, 1 ओवर 0.1 करें तो 10 साल, 1 ओवर 0.2 नहीं भाई, 0.2, इतना ज़्यादा इंट्रो में ये बात यूज़ पढ़ा दी जाती है, ये यूज़ नहीं भी हुई ना तो यहाँ पे ज़्यादा यूज़ होनी है, इसलिए ये याद रख लेना। रिवैल्यूएशन के अंदर जाके अक्सर ऐसा हो जाया करेगा, हमें लाइफ चाहिए होगी, रेट गिवन होगा, ठीक है, तो हम लाइफ को इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे, रेट गिवन है तो, ठीक है, सही है ना। तो वो लाइफ को आगे यूज़ करना पड़ सकता है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है जी। तो एक छोटी सी बात ऐसे ही जो है वो जहन में आ गई, एक कन्वर्जन ऑफ यूजफुल लाइफ इनटू रेट एंड वाइस वर्सा, ठीक है जी। तो नोट करना है तो कर लें, वैसे छोटी सी एग्जांपल, ये फॉर्मूला भी फाइनल नहीं है, ओके, फॉर्मूला इज सेमी फाइनल। क्या हुआ, अच्छा सुनो, एक बार फोटोग्राफरी कर लेना। डेप्शन एक्सपेंस का फॉर्मूला कॉस्ट ओवर यूजफुल लाइफ करें या कॉस्ट इनटू रेट करें, आंसर वुड बी सेम।
अच्छा, अभी नोट करना है तो ये अलग से करके कहीं पे डिब्बा लगा के रख लें, ठीक है, या इसको भी नोट ना करें, मैं मिटाऊंगा आप लोगों से पूछ के, अभी मेरे ख्याल में चलते रहते हैं, क्या ख्याल है, ठीक है। अच्छा, अब अगली बात, मिसाल के तौर पे ये हमारी बिल्डिंग है। अच्छा, आपको यार बहुत सस्ती बिल्डिंग है, नहीं, ये हमारा एक कोई एसेट है, ठीक है, बाईसाइकिल है, बाईसाइकिल, ओके। अच्छा, 4 साल इस एसेट ने इस्तेमाल होने, ठीक है, और चौथे साल के एंड पे इस एसेट ने 2000 का बिक जाना है, कबाड़िए को भी देना, ठीक है, 3 डब्बे के भाव पे, तब भी इसने बिक जाना है 2000 का, ठीक है। अब ज़रा सोच के बताना, अगर एक एसेट जो हमने आज 10,000 का ख़रीदा है उसको हमने 4 साल इस्तेमाल करना है, ठीक है, तो 4 साल में उसने कितनी वैल्यू लूज करनी है? 10,000 नहीं, 2000 तो एंड पे मिल जाना है। 2000 तो हमने, आज हम खड़े होकर क्या सोच रहे हैं, ये एस्टिमेट्स हैं, ठीक है ना, आज हम खड़े होकर क्या सोच रहे हैं कि हमने 4 साल इस एसेट को इस्तेमाल करना है और चौथे साल के एंड पे ये एसेट हमें 2000 रुपये ला के दे देगा। तो इसका मतलब ये 10,000 जो हमने आज खर्च किया है, ये सारे का सारा 10,000 तो कॉस्ट या एक्सपेंस बनना ही नहीं है, इसमें से 2000 तो हमें क्या हो जाना है, वापस। तो ये जो 2000 हम लाइफ एसेट को खरीदते ही उसकी लाइफ के स्टार्ट पे खड़े होकर जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि हमें इस लाइफ के ये एसेट अपनी लाइफ के एंड पे हमें ये 2000 रुपये दे देगा, ये तो फिर उसकी वैल्यू के अंदर लॉस हुआ ही ना, ये तो हमारा एक्सपेंस बन ही नहीं रहा, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है एसेट की लाइफ के स्टार्ट पे खड़े होकर ये एस्टिमेट लगाना कि फ्यूचर में यूजफुल लाइफ के एंड पे ये एसेट हमें कितने पैसे लाकर देगा, इसे कहा जाता है स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू। इंपॉर्टेंट बात यह है, ये सेल प्रोसीड नहीं है, डिस्पोजल अभी रिवाइज करेंगे ना जब, तो कंफ्यूज नहीं करना। सेल प्रोसीड क्या है, जब एक्चुअल में बेचा तो कितने पैसे मिले, ये सेल प्रोसीड नहीं है, दिस इज रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू। ये क्या है, ये एक अंदाजा है, देखो ना, ये अब चेंज इन एस्टीमेट की बात करेंगे तो वहां पे ये बात पे तफसील से हो सकता है आज ही कर लें। कितने बजे तक क्लास है वैसे? अच्छा, वो बस मिसअंडरस्टैंडिंग, यू नो। अच्छा जी, तो एसेट ने अपनी लाइफ के एंड पे हमें ये 2000 रुपये देना है, ये हमने अंदाजा लगाया। कब लगाया? जिस दिन हमने एसेट ये खरीदा है उसकी लाइफ के स्टार्ट पे। तो जब स्टार्ट पे खड़े होकर 4 साल बाद का एक अंदाजा लगा रहे हैं, एक एस्टीमेट लगा रहे हैं, तो उनको चेंज भी आ सकती है, वो चेंज इन एस्टीमेट की अकाउंटिंग हम अलग पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन इस वक्त मकसद बात करने का क्या है कि ये जो 2000 रुपये हम ये सोच रहे हैं कि अपनी लाइफ के एंड पे इसने हमें दे देना है एसेट ने, तो ये तो फिर एसेट की वैल्यू में कमी है ही नहीं, इसको तो हम एक्सपेंस आउट कर ही नहीं सकते। इसका मतलब पूरा 10,000 डेप्रीशिएबल अमाउंट है ही नहीं। 10,000 में से 2000 तो हमें लाइफ के एंड पे वापस आ जाना, रिकवर हो जाना है, तो फिर डेप्रीशिएबल अमाउंट, वैल्यू के अंदर कमी होने वाली अमाउंट कितनी है? 8,000, ठीक है। तो डेप्रीशिएबल अमाउंट निकाला कैसे करते हैं जी? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है जी। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, ये जो कॉस्ट माइनस, इस फॉर्मूला में कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू है, ये फॉर्मूला किस चीज़ का है जी? ये डेप्रीशिएबल अमाउंट, वो अमाउंट जो डेप्रीशिएट होनी है। पूरा 10,000 डेप्रीशिएशन आसान अल्फाज में क्या कहा था? एसेट की वैल्यू में कमी। तो 10,000 तो एसेट की वैल्यू में कम होना ही नहीं है। एसेट की वैल्यू में तो मैक्सिमम, हमें मैक्सिमम लॉस क्या आएगा चौथे साल के एंड पे? ये एसेट 8,000 रुपये लूज कर जाएगा यूज होने की वजह से अपनी वैल्यू, ठीक है। 2000 तो लूज ही ना होना, ओके। तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, ये फॉर्मूला किसका है जी? डेप्रीशिएबल अमाउंट का, ठीक है। तो एग्जांपल में इसको इनबिल्ट करते हैं। अच्छा, एक छोटी सी बात यहाँ पे देख लें, उसके बाद कॉस्ट में से डेप्रीसिएशन को माइनस कर दें तो जो फिगर आती है उसको हम रिटर्न डाउन वैल्यू कहते हैं, WDV, कैरिंग वैल्यू, कैरिंग अमाउंट, ठीक है, बुक वैल्यू, ये सब एक इसी के ही नाम है, ठीक है ना। WDV, कैरिंग अमाउंट, कैरिंग वैल्यू, बुक वैल्यू, ये क्या है जी? कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन, ठीक है। पहले साल के एंड पे तो 1 साल की ही डेप्रीसिएशन, ठीक है। दूसरे साल के एंड पे देखें, अगर हम
तो 5,000 आ रहा है। क्या मतलब? 10,000 में से 2 साल की डेप्रिसिएशन माइनस हो गई, WDV 5,000 आ रही है। तीसरे साल के एंड पे कोई कंफ्यूजन हो तो बेटा पूछ लेना, ठीक है? ये कितना आ गया जी? क्योंकि हम इसको इस फॉर्मेट को इस तरह से रखा हुआ है कि हर साल के एंड पे हम डेप्रिसिएशन निकालने के बाद WDV निकाल लेते हैं, ठीक है? मैं पुराने वाली फिगर देख लूँ, बाद में 2000 को इनबिल्ड करते हैं, ठीक है ना? 2500 और 2500 भी निकल गया तो 0। क्या मतलब अभी तक हमने जो एग्जाम्पल बनाई थी उसमें एसिड की लाइफ के एंड पे हमने कुछ भी अज्यूम नहीं किया हुआ था। अगर कुछ अज्यूम नहीं किया हुआ तो मतलब 0 है, मतलब एसिड ने अपनी यूजफुल लाइफ के एंड पे हमें कुछ भी नहीं देना था। तो ये WDV आ रही है, ठीक है जी? ओके, ये WDV 31 दिसंबर 20 की है, तो ये WDV 21 की, ये WDV नहीं नजर आ रहा, ये WDV सॉरी ये, ठीक है ना? बात समझ आ गई? अच्छा, अब अगली बात, ये तो हमने इस वर्किंग से निकाल लिया ना, ठीक है? लेकिन WDV का अपना फॉर्मूला भी तो है। फॉर्मूला क्या है जी? WDV का फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जिस दिन WDV निकालनी है, कॉस्ट तो सारी जिंदगी कॉस्ट ही रहती है ना, रीवैल्यूएशन तो हमने अब पढ़नी है FAR 1 के अंदर, इंशाल्लाह अगले हफ्ते में शुरू हो जाएगी, ठीक है? शायद इसी हफ्ते में भी शुरू हो जाए। ओके, कॉस्ट अभी तक जो हमने पढ़ा इंट्रो में, कॉस्ट तो सारी जिंदगी एसिड की, वही तो चीज़ चेंज नहीं होती, वरना चेंज इन एस्टीमेट भी पढ़ के आए। बहुत सारी लाइफ भी चेंज हो जाती है, एस्टीमेट है, रेजल वैल्यू भी चेंज हो जाती है, एस्टीमेट है, डेप्शन मेथड भी चेंज कर लेते हैं हम, एस्टीमेट है, इसकी अकाउंटिंग रिवाइज करेंगे इंशाल्लाह, ये नहीं कि पढ़ा होगा, हाँ क्विकली ज़रा कर लेंगे, ठीक है? ये सारी चीज़ें तो चेंज हो सकती हैं, लेकिन कॉस्ट एक एक्चुअल फिगर है, वो एस्टीमेट नहीं होता, ठीक है ना? तो कॉस्ट में तो सेम रहना है। ओके, अब जिस दिन भी खड़े होकर हमने WDV निकालनी है एसिड की, उस दिन तक की डेप्रिसिएशन कॉस्ट में से माइनस कर दो, उस दिन की WDV आ जाएगी। मिसाल के तौर पे आपने 31 दिसंबर 20 पे WDV निकालनी है, एसिड की कॉस्ट 10,000 थी और 31 दिसंबर 20 तक की डेप्रिसिएशन कितनी है? 2500, तो इसको माइनस करोगे तो WDV। आप 31 दिसंबर 22 पर डेप्रिसिएशन ये WDV निकालना चाह रहे हो, तो कितने साल गुजर गए एसिड के? 20, 21, 22, 3 साल गुजर गए। तो 3 साल गुजरने के बाद 31 दिसंबर 22 तक की डेप्रिसिएशन कितनी बनती है? 2500, 2500, 2500 कितना? 10,000 में से 75 माइनस करो तो, ठीक है ना? तो फिर WDV का फॉर्मूला क्या बना? कॉस्ट माइनस, हाँ, किस दिन तक की अकोमोडेशन, जिस दिन WDV चाहिए उस दिन तक की अकोमोडेशन माइनस कर दो कॉस्ट में से, उस दिन की WDV आ जाएगी। ये भी कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा फॉर्मूला, बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है? अच्छा जी, वापस आते हैं। तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या बना फिर स्ट्रेट लाइन मेथड में? जगा दो साथ वाले भाई को। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या बना? जागते रहना पाए। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या बना स्ट्रेट लाइन में? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ, ठीक है जी? तो अब ये सारा कुछ मुझे एक बार फिर मिटाना पड़ेगा। क्या ऐसा ऐसा बातें करते हो छुप के? सामने आओ। अच्छा जी, 10,000 कॉस्ट है। अच्छा, एग्जाम्पल के अंदर फिट कर लें रेजिडुअल वैल्यू 2,000 रुपये, अज्यूम कर लिया हमने। रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 2,000 रुपये। ओके, तो 10,000 में से 2,000 माइनस कर दें, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय कितना आता है? 2,000। अब मेथड कौन सा है? जरूरत नहीं है दोबारा फॉर्मूला लिखने की, लेकिन चलें क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं ज़रा, तो हर साल फॉर्मूला ने रिपीट होना है। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ 2,000, ऐसे ही हर साल सेम फॉर्मूला। मैं अब लिख नहीं रहा दोबारा, पर्चे में ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना? 2,000 2,000, ठीक है ना? स्ट्रेट लाइन मेथड की खसूसियत ही यही है, अनलेस के पहले साल में कुछ महीनों का फ़र्क पड़ जाए, वरना डेप्शन जो है स्ट्रेट लाइन मेथड करने खसूसियत ही क्या है? हर साल डेप्रिसिएशन सेम, बराबर, एक जैसी, ठीक है?
वो मैंने लिख दिया, दोबारा फॉर्मूला लिखने की भी ज़रूरत नहीं। ठीक हो गया। चलो WDP निकालते हैं, ज़रा चेक करते हैं। 8,000, यहाँ पर 6,000, 4,000 और 2,000, मतलब अपनी लाइफ के एंड पे एसेट 2,000 का पड़ा है। तो ये तो हमने डेप्रिशिएट करना ही नहीं था ना, ये तो हमें अंदाज़ा क्या था कि ये हमें लाइफ के एंड पे मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है कोई? तो स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला कंप्लीट क्या बना फिर? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू लाजमी करना है। ठीक है, अच्छा 1 2 3 आज ही सुन लो, इन तीनों मेथड्स के अंदर रेजिडुअल वैल्यू अगर गिवन हो तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू लाजमी करते हैं। सिर्फ इस एक मेथड में नहीं करते, उसकी वजह जब इसकी रिवीजन करेंगे तो समझा दूंगा, इंट्रो में पढ़ी होती है हमने। ठीक है ना, तो 4 मेथड्स हैं डेप्रिसिएशन के, जिनमें से सिर्फ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को एक साइड पे कर दो, तो बाकी तीनों मेथड्स के अंदर हमने हमेशा क्या करना है? हमेशा कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू करना, यानी डेप्रीशिएबल अमाउंट हमें निकालनी पड़ेगी रेजिडुअल वैल्यू माइनस करके कॉस्ट में से। ठीक है, याद रहेगी बात? ओके, तो ये फॉर्मूला है जी, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ, या कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू इनटू रेट। ठीक है, चलें जल्दी से करें नोट, कुछ करना है नोट तो मैं तो कहता हूँ पिक्चर ही ठीक है, ले लें। भाई मेरे पे कैमरा नहीं रखना, वो नोट कर रहे हैं ना, जहाँ तक वहाँ तक रख लें। क्या ये ब्लू कपड़ों वाले भाई साहब पीछे छुप रहे हैं, आप पहली बार पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग? शक्ल से भी लग रहा है। हवाइयाँ उड़ रही तुम्हें तो हैं, ये क्या बातें हो रही हैं? मिलना है क्लास के बाद मुझे अभी। इसी रूम में आपकी अगली क्लास होती है, हैं? इस रूम में आपकी अगली क्लास कितने बजे? 40 पे? वाह वाह, टाइम है 20 मिनट है, 20 मिनट। अच्छा जी, एक काम करते हैं, चेंज इन एस्टीमेट की डिस्कशन प्लान में तो मेरी थी, लेकिन रहने देते हैं। ठीक है, चेंज इन एस्टीमेट जब अकाउंटिंग उसकी करनी है ना, तो फिर डिस्कशन भी तभी कर लेंगे तफसील से। ठीक है, डस्टर कहाँ छुप गए? ये तो कोई बात नहीं यार, डस्टर छुपा के बैठे नजर आ रहा है बोर्ड उस तरफ। ये मैं मिटा रहा हूँ, सिर्फ ये मिटा दूँ? ठहर जा, थोड़ा सा ये बैठ से। ये क्वेश्चन नजर आ रहा है जी? ओके, अच्छा थोड़ी सी इसके अंदर मैंने ज्यादती ये कर दी, डिस्पोजल रिवाइज तो करवाया ही नहीं, लेकिन क्वेश्चन आ गया सामने, तो क्वेश्चन करते हुए रिवाइज करेंगे ना, क्या ख्याल है? ये क्वेश्चन आपने जो बच्चों ने मेरे साथ पढ़ी थी इंट्रो, ये क्वेश्चन इंट्रो के अंदर किया हुआ, और जिन्होंने मेरे साथ नहीं पढ़ी, जिन्होंने लेकिन इंट्रो पढ़ी है, उन्होंने इससे कई अच्छे लेवल के सवाल किए होंगे। बड़ा बेसिक सा सवाल है, इसलिए सब बच्चों के पास टोटल 3 मिनट हैं ये सवाल करने के। अपनी स्टॉप वॉचेज ऑन कर लें। एसेट अकाउंट बनाना है, एक्यूमुलेशन अकाउंट बनाना है, डिस्पोजल अकाउंट बनाना है। 31 नंबर 18 पे अगली बात छोड़ें, जनरल एंट्रीज आप ज़बानी कर लें। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, 10% रेट है, जल्दी करें। ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है, याद है? ऐसे ही सवाल हुआ करते थे ना, ये बिल्कुल देखो ओपनिंग बैलेंसेस है, 2 एसेट खरीदे हैं, 1 बेचा है, बस सिंपल क्वेश्चन, 3 मिनट है, जल्दी करें।
जल्दी करें, वार्म अप हो जाए, जंग जुंग उतार लें। क्वेश्चन पे रहना आप, क्वेश्चन मुझे नहीं फॉलो करना। जब मुझे जरूरत होगी मैं खुद बुला लिया करूंगा। एक्टर एंड डायरेक्टर मैं खुद ही हूँ। हीरो तो आप हो, जैसे बाल बना के आए हो हैं। हाँ भाई 3 मिनट में हो जाएगा सवाल। ये साइड मिटा दूं, ये साइड। क्या हाल है, किधर हैं यार? तुमने ना एक काम किया करना है, खुद अच्छे से 2 मार्कर ना अपनी क्लास के लिए रखा करने, ताज़े लेके आने, नए नहीं ले आने। अच्छे का मतलब समझते हो ना भाई? अपना काम जारी रखें, इस तरह कोई ना देखे। ये बोर्ड की साइड आप लोगों के लिए नहीं है। ओके, क्वेश्चन आप लोगों के सामने सबको नजर आ रहा है? एंड पे आइए ना। आप किधर आए हैं? पढ़ी हुई पहले काउंटिंग? अच्छा, फिर आप मिलना बाद में मुझे। भाई देखें, बातों को बिल्कुल भी इजी नहीं लेना। आप कहें ओह ये तो इंट्रो, सवाल भी इंट्रो वाला है, छोड़ो बस ठीक है, तो फिर फैंटी पड़ेगी आगे FR1 के अंदर। जैसे ही ये बेसिक्स मैंने रिवाइज करनी है, एकदम से रीवैल्यूएशन, बिल्कुल नई चीज़। उसकी तरफ जब मूव करेंगे तो यही वाले अकाउंट्स होंगे, यही जर्नल एंट्रीज होंगी, यही डेप्रिसिएशन मेथड्स होंगे, उनके अंदर चीज़ें जो है वो ऐड होना शुरू हो जाएंगी। तो ऐड ऑन्स के लिए पहले ज़रा बुनियाद अपनी ताज़ा कर लें। भाई कितने मिनट हो गए? ये गलत बोल रहा है, ये लड़का गलत बोल रहा है, 1-1.5 मिनट वाला। सही से बताया करो यार, बेईमानी क्यों करते हो? एसिड का नाम तो नहीं लिखा हो सवाल? भाई नेक्स्ट क्लास कितने बजे आप लोगों की? किसी बच्चे की 10-20 से पहले क्लास तो नहीं? क्या यार, क्या 10 मिनट सर ने और ले लिए हैं? तुम चले जाओ, तुम्हें रास्ता दे देते हैं। किसी क्लास है तो बता दें। इस रूम में क्लास होनी 10-20 तक। सुभान अल्लाह, ये 10 मिनट आपके पक्के ही हुआ करेंगे मुझे लग रहा है। क्लैश क्लूश वैसे कोई नहीं। 20 मिनट मेरे गुलबर्ग जाने में, 10 मिनट मैं जा लिया करूँगा, 10 मिनट आपके साथ मजीद। भाई मैसेज कर दें किसी को, जरा मार्कर ला दें यार आप।
कोई ऐसा बच्चा भी है जिसने सवाल कर लिया हो? सुभान अल्लाह, 2-3 बच्चे हैं माशाल्लाह। ऐसे नहीं होना, देखा ना, भूल गए ना, मुझे पता था इसीलिए मैं सवाल करा। हो तो जाएगा, अभी तो नहीं ना हुआ। टाइम क्यों लगेगा, टाइम ही तो नहीं है हमारे पास। फिर इंट्रो, कितने बच्चों की इंट्रो पास है? पहली दफा क्लास, सारी कॉन्फिडेंट। शुक्र करें आपने पढ़ तो लिया है, बाकी बच्चों को तो डबल डबल पढ़ना पड़ेगा। और कुछ लोगों को तो मैं कहता रहा आगे पढ़ के जाओ, पढ़ के जाओ। कल तुम मेरे आने से पहले क्लास में पीछे खड़े हो ना, दोनों पढ़ान। हाँ, जीगर भी, तुम भी, सब मुजरिम जो आखिरी 15-20 दिन में भागे थे। हाँ, तो जितने दिन फाइनल अकाउंट्स हमने पढ़े थे उतने दिन खड़े रहोगे पीछे, बाकी कुछ ने मुंह भी छुपाए हुए। ओके, बस करें जी, बस। कितने बच्चों ने कर लिया है? जिन्होंने कर लिया नहीं किया बस सब रुक जाए, रिवीजन करते हैं। मैं सवाल कर लेता हूँ। टोटल मेरे पास अब 6-7 मिनट सवाल मैंने करना है। कोई बात नहीं, अगर कोई चीज़ ना भी समझ आई तो कल इंशाल्लाह इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे। आप यही सवाल फिर दोबारा कर लेंगे जब मैं एक बार कर दूंगा, तो कल तक आप थोड़ा सा याद आ चुका होगा आपको, ठीक है? तो फिर क्विकली कल क्लास के अंदर 1-2 सवाल मुझे करके दिखा देना, फिर बात आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है जी? ओके जी। फॉलोइंग बैलेंसेज आर अपीयरिंग ऑन यकम जनवरी 18। एसेट का ओपनिंग गिवन है और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का भी ओपनिंग गिवन है। एसेट की नेचर याद है? क्रेडिट। अच्छा, यकम जनवरी 18 पे ब्रॉड डाउन कितना आ रहा है? 3 लाख। 3000 में कर लें, क्या कमाल, जज़ाकल्लाह बच्चों, जज़ाकल्लाह जी। रुपीज इन, यहाँ लिखना पड़ता है वैसे, रुपीज इन थाउजेंड, रुपीज इन थाउजेंड, रुपीज इन थाउजेंड, रुपीज इन थाउजेंड। ओके, तो लिख लेना आप लोग। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस एसेट अकाउंट का डेबिट साइड पे ब्रॉड डाउन किया हम, ठीक है? और अक्यूमुलेशन अकाउंट की नेचर क्या है? हाँ, ये कॉन्ट्रा एसेट है, ये कॉन्ट्रा एसेट, इसकी जिद है ना, तो इसकी नेचर क्रेडिट, तो इसको ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे लिखेंगे। अच्छा, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। कितना जी? इसके भी मार्क्स हैं, इसके लिखते ही मार्क्स मिल गए, सवाल से उठा के सिर्फ लिखा। उसके बाद नेक्स्ट, डिटेल्स ऑफ एडिशंस। डेट ऑफ परचेज यकम मार्च 18, 30,000। एसेट खरीदा है, डेबिट क्रेडिट आपको आता है। एसेट खरीदने की एंट्री बोल, एसेट बढ़े तो डेबिट, ठीक है? और दूसरी तरफ अज्यूम कर लेते हैं कैश पे हुआ है, तो कैश कम हो गया, कैश भी एसेट है तो क्रेडिट, ठीक है? तो एसेट, डेबिट, कैश, क्रेडिट। लेकिन रेलेवेंट मेरे पास इस वक्त अकाउंट एसेट का है, मैंने कैश का अकाउंट रिक्वायर नहीं किया, इसलिए कैश का अकाउंट दिमाग में ही बनाएंगे, ठीक है? तो एंट्री बनी एसेट अकाउंट डेबिट, कितने से? 30 से। एसेट अकाउंट डेबिट और कैश दिमाग में, क्रेडिट बस यहाँ पे लिख लो कैश। यहाँ पे एडिशन भी लिख सकते थे आप, कोई मसला नहीं। किस दिन भाई? यकम मार्च। फिर क्या हुआ? एक और एडिशन, एंट्री बदल जाएगी? नहीं बदलेगी, एडिशन की एंट्री सारी जिंदगी यही रहनी है अब, ठीक है? एसेट डेबिट, आप कहोगे नहीं पेबल हुआ, और फिर पेबल क्रेडिट कर लेना, कुछ कैश कुछ पेबल हो सकता है, ठीक है? तो बहरहाल एडिशन की एंट्री एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। क्विकली बताओ, 50 से एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट, लेकिन कैश का अकाउंट बनाना नहीं था तो फिर बस कैश लिख दिया। कितने बच्चों को इसमें मसला आया ये बात सुनने में और समझने में? जो पहली बार पढ़े उनकी बात नहीं कर रहा, वो हाथ ना खड़ा करे, वो तो इंशाल्लाह दूसरी क्लास में जाएंगे। बोले मसला तो ना आया वो? ठीक, चल शुक्र है। नेक्स्ट, ओ डिस्पोजल आ गए। डिस्पोजल एक ही है, ठीक है? और ये डिस्पोजल के बारे में चारों चीज़ें हमें मालूम है। पहला सवाल है ना, बेसिक सा, ठीक है?
एसेट जो बिका है, डिस्पोजल की अकाउंटिंग करने के लिए ना हमें 4 चीज़ों का पता होना चाहिए। हमने ये एसेट कब ख़रीदा था, कितने का ख़रीदा था, कब बेचा, कितने का बेचा। ये 4 चीज़ें पता हैं तो आप डिस्पोजल की एंट्री ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये एसेट 1 अक्टूबर 15 को, पुरानी बात है, ठीक है, हम इस वक्त 1 जनवरी 18 पे खड़े हैं, तो पिछला 17 का साल गुजरा, फिर 16 का गुजरा, जो 15 का साल था उसमें ये एसेट ख़रीदा था, तो पुराना एसेट है। ठीक है, तो ये अगर एसेट पुराना है, भाई साहब इधर देखो, एसेट पुराना है तो इसकी कॉस्ट इस कॉस्ट में पड़ी होगी, और इसकी ये 2-2.5 साल जितना भी बनता है इसकी डेप्रिसिएशन इस डेप्रिसिएशन के अंदर पड़ी हुई है। ठीक है, अच्छा, अब ख़रीदा था 1 अक्टूबर 15 को 40,000 रुपये का, 30 जून 18 हमारे साल में बिका है 12,000 रुपये का। ठीक है, तो डिस्पोजल को हम 4 स्टेप्स के अंदर रिकॉर्ड किया करते थे। कितने बच्चों को याद है? नहीं याद, मैं याद कराता हूँ अभी, इसीलिए आया हूँ। ठीक है, तो डिस्पोजल देखो, जब एसेट आया, एसेट बढ़ा, तो हमने क्या कहा, एसेट को कर लो डेबिट। तो जब एसेट जाएगा, एसेट की कमी है, तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, एसेट को क्रेडिट। तो स्टेप 1 हमारा डिस्पोजल का हुआ करता था, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ। क्यों? क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अलग पड़े होने का मतलब क्या है, एसेट अकाउंट किस पे बन रहा है, कॉस्ट पे। एसेट अकाउंट एट कॉस्ट बन रहा है। ठीक है, सही है। तो स्टेप 1, अच्छा परेशान नहीं होना, आज की क्लास में तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है ना। थोड़ा सा लेट आया था, ये क्वेश्चन नहीं समझ आएगा, वैसे समझ नहीं आएगा, इसमें कोई बात है नहीं समझना आने वाली, फिर भी समझ नहीं आएगा तो हमने मज़ीद इसकी प्रैक्टिस इंशाल्लाह कल करनी है। अब मैं ये चाह रहा हूँ बस सिर्फ हम क्विकली एक बार ये सवाल पूरा कर लें, ठीक है जी। तो स्टेप 1, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद, देखो ना, जब एसेट आया तो एसेट अकाउंट को क्या किया था, डेबिट। जब एसेट जाएगा तो एसेट अकाउंट को क्या करना है, अब कॉस्ट से क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस अकाउंट के अंदर इसकी पड़ी ही क्या है, कॉस्ट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट के अलग पड़े होने का मतलब ही क्या है कि एसेट अकाउंट को हमने उसके अंदर होने वाली कमी से कभी भी कम नहीं किया, उस कमी की एंट्री यहाँ पे करते हैं। तभी रिविजन एक्सपेंस की एंट्री 2 तरह की पड़ी थी, दोनों ही रिवाइज करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। आज एक तरह की रिवाइज होने लगी है बहरहाल। तो स्टेप 1, वी विल क्रेडिट द, कल स्टेप्स लिख कर लेना, ठीक है, कोई मसला नहीं, लिख कर लेना, मैं कल लिखवा दूंगा, ठीक है। डिस्पोजल के स्टेप्स इंट्रो वाले ही हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़े या सीखे होंगे, मुख्तलिफ तरीक़ों से होना यही है, ठीक है। स्टेप 1, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ। तो आओ जाओ जी, स्टेप 1, कॉस्ट ऑफ एसेट 40 क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अगर इसको क्रेडिट करते थे तो दूसरी तरफ डेबिट किससे कर लेते थे, डिस्पोजल के अकाउंट को। जर्नल एंट्री कल सीख लेंगे, रिवाइज कल कर लेंगे, ठीक है जी। आज डिस्पोजल अकाउंट रिवाइज करते हैं। तो क्रेडिट किया हमने एसेट अकाउंट को, डेबिट कर लिया डिस्पोजल अकाउंट। अब ये डबल एंट्री का तरीका होता था ना, एसेट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसके अगेंस्ट डेबिट क्या हुआ, डिस्पोजल का अकाउंट। यहाँ पे डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसके अगेंस्ट क्रेडिट क्या हुआ पड़ा है, वैसे ही लिखा करते थे ना। इंट्रो याद आ रही है, फिर पढ़ना फायदा हो गया ना। इंट्रो किस दिन बिका, किस दिन पढ़ा नहीं, किस दिन बिका, 30 जून 2018 को। तो स्टेप 1, वी विल क्रेडिट द, अच्छा स्टेप्स यहीं पे पड़े हैं, ये तो दूसरा इम्पैक्ट है बस। डिस्पोजल अकाउंट की कोई नेचर अपनी नहीं होती, ये थोड़ी देर के लिए आएगा, गेन लॉस निकाल के देगा और चला जाएगा, ठीक है। तो स्टेप 1, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ। अच्छा तो स्टेप ये पढ़ा, ठीक है, नंबर 1 पहला स्टेप। दूसरा, ये तो दूसरा उसका इंपैक्ट बस हमने डाल दिया यहाँ पे। जर्नल एंट्री करेंगे तो दूसरा इंपैक्ट भी नहीं डालेंगे, ठीक है ना, वो इंशाल्लाह जर्नल एंट्री कल करेंगे, डन। अच्छा, अब एसेट अकाउंट में से जाने वाले एसेट की कॉस्ट हमने निकाल के बाहर फेंक दी, ये बाहर है, ठीक है ना, ये बाहर फेंक दी हमने डिस्पोजल अकाउंट में, ठीक है। इस 300 के अंदर 40 पड़ा था, पुरानी बात है ना। जैसे ये देखो, ये 30 जो खरीदा है क्लोजिंग के अंदर ये आ जाएगा, 50 आ जाएगा, अगले साल के ओपनिंग में ये पड़े होंगे ना। ऐसे ही ये पिछले साल किसी वक्त खरीदा था 17, 16 इधर कहीं, ठीक है,
यहाँ कहीं ये एसेट जो खरीदा था तो ये एसेट अकाउंट में डेबिट हुआ था, तो उसके क्लोजिंग में आया 15 में, फिर 16 के ओपनिंग में आया, फिर 16 क्लोजिंग बना, फिर 17 का ओपनिंग बना, फिर 17 क्लोजिंग बना, फिर 18 का ओपनिंग बना पड़ा है। इस 300 में 40 पड़ा है, निकाल दिया, डन। अब मसला क्या है, इस एसेट की डेप्रिसिएशन भी तो 120 के अंदर पड़ी होगी, आज तक की डेप्रिसिएशन, ठीक है आपको। अच्छा मैं डेट ऑफ डिस्पोजल तक की डेप्शन निकाल रहा हूँ, निकालने देना मुझे, ठीक है। अच्छा तो फिर सेकंड स्टेप क्या होगा, वी विल डेबिट, देखो एसेट अकाउंट डेबिट नेचर का, जब इसमें इंक्रीज आए तो डेबिट, जब डिक्रीज आए तो एक्यूमुलेशन अकाउंट क्रेडिट नेचर का, जब इसमें इंक्रीज आएगा तो, जब डिक्रीज आएगा तो। अब एसेट अकाउंट में से कुछ निकालना था तो क्रेडिट किया, एक्यूमुलेशन अकाउंट में से कुछ निकालना है तो डेबिट करना है, ठीक है। तो स्टेप 2 क्या है, वी विल डेबिट द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट विद accumulated depreciation of disposal from date of purchase till date of। अब मेथड कौन सा है, स्ट्रेट लाइन में तो जिंदगी ही आसान होती थी। स्ट्रेट लाइन के अंदर 1 साल की डेप्शन निकालो, टोटल लाइफ निकालो, आपकी क्यूमुलेटिव डेप्शन, ठीक है। तो ये वर्किंग जरा क्विकली कर रहा हूं, कल इसको तफसील से करेंगे। आप ग्रुप में मैसेज ना किए जाना, कह रहा हूँ कल तफसील से करेंगे, ठीक है। हाँ करेंगे इंशाल्लाह, ओके। बने नहीं, थैंक गॉड, आपके नहीं बनने, आपके नहीं बनने, जिनको कह रहा हूँ उनके बनने हैं, ठीक है ना। तो भाई कल इंशाल्लाह इसके ऊपर तफसील से बात होगी। अभी मैं बस ये देखो क्या कर रहा हूँ, आपको सिर्फ उतना याद, वैसे तो आपको यहाँ पे लिखूंगा याद भी आ जाएगा, ठीक है। बहरहाल एक्यूमुलेशन ऑफ डिस्पोजल निकालनी है तो डेप्रिसिएशन ऑफ 1 ईयर पहले निकाल लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल लाइफ पास्ट, ठीक है जी। अब मेथड कौन सा, स्ट्रेट लाइन रिड्यूसिंग। अच्छा रिड्यूसिंग को छोड़ो, स्ट्रेट लाइन मेथड है, लेकिन रेजिडुअल वैल्यू सवाल में गिवन नहीं, गिवन तो मतलब जीरो ज्यूम करेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये एसेट जो 40 रुपए कॉस्ट आ रही है इसकी, इसका रेट कितना है, 20 नहीं 10 है, ठीक है, ठीक है। तो 40 इंटू 10%, ये कितने साल की डेप्शन आ गई, 1 साल की डेप्शन आती थी ना। यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था थोड़ी देर पहले, डेप्शन एक्सपेंस, वो पर ईयर, डेप्शन एक्सपेंस पर ईयर का फॉर्मूला था, ठीक है। तो 1 साल की डेप्शन आ गई। अब देखना ये है कि ये एसेट हमारे पास कितना अरसा रहा। तो सबर यकम अक्टूबर 15 को ये खरीदा है हमने, तो 31 दिसंबर 15 तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने, फिर 31 दिसंबर 16 तक पूरा साल, 17 तक पूरा साल, तो कितने साल, 2 साल 3 महीने हो गए। लेकिन ये यकम जनवरी 18 को नहीं बिका, किस दिन बिका है भाई, जब मैं इधर इशारा किया करूँ फिर लाया करें इधर, हाँ जब मैं इधर कोई चीज़ दिखा रहा हूँ फिर लाया करें, ठीक है जी। तो किस दिन बेचा हमने ये, तो 2 साल 3 महीने यकम जनवरी तक हो गए थे, 6 महीने और ऐड करो तो 2 साल 9 महीने बन गए। 2 साल 9 महीने को अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो 2.75 ईयर्स बनते हैं। तफसील से कल बात करेंगे इस पर इंशाल्लाह, ठीक है। 2 पॉइंट, अब इससे तफसील हो सकती है थोड़ी सी, ठीक है, वो कर लेंगे, ठीक है। समझ आई ये बात, रिडेप्शन 1 साल की, और ये हमारे साल पास कितने साल रहा, ये टोटल लाइफ लिख दी। तो टोटल इसकी डेप्रिसिएशन कितनी बनती है, 11। ये फिगर जो है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल की फिगर है, डेट ऑफ परचेज से लेकर डेट ऑफ सेल तक। तो ये सारी की सारी डेप्रिसिएशन उठा के हमने एक्यूमुलेशन अकाउंट में से निकाल के फेंक देनी है डिस्पोजल अकाउंट में। तो ये हमारा स्टेप 2 हुआ डिस्पोजल का। वी विल डेबिट द accumulated depreciation account with accumulated depreciation of disposal from date of purchase till date of sale, ठीक है। अगर इसको डेबिट किया है तो क्रेडिट डिस्पोजल, ठीक है। इसके अगेंस्ट डेबिट के अगेंस्ट क्रेडिट क्या हुआ है, डिस्पोजल अकाउंट। स्टेप बस हमारा यही पड़ा, ये स्टेप है, स्टेप 2, ओके। वहाँ पे डिस्पोजल अकाउंट में तो बस दूसरा इम्पैक्ट फेंका हुआ है हमने, ठीक है। कल मजीद प्रैक्टिस हो जाएगी इंशाल्लाह। बहरहाल यहाँ पर तो लिखना है हमने फिलहाल एक्यूमुलेशन अकाउंट 30 जून 18।
डिस्पोजल को पूरा ही भुगता देते हैं। स्टेप 3 होता था वी विल रिकॉर्ड कैश। देखो एसेट अकाउंट में से एसेट की कॉस्ट निकाल दी, दूसरा इंपैक्ट डिस्पोजल में। एक्यूमुलेशन अकाउंट में से इसकी सारी जिंदगी की एक्यूमुलेशन निकाल दी, दूसरा इंपैक्ट डिस्पोजल में। तीसरा स्टेप, एसेट बिका है तो कैश आया, ठीक है। तो कैश आना क्या है बिजनेस के लिए? कैश का बढ़ना कैश डेबिट, कैश का बढ़ना कैश, बोलो गुंगो, हाँ कैश का बढ़ना कैश। अब कैश का अकाउंट तो जैसे मैंने पहले भी नहीं बनाया तो अब भी नहीं बना रहा, तो कैश डेबिट दिमाग में, कैश डेबिट। दूसरा इंपैक्ट डिस्पोजल 12 रुपए से, ठीक है जी। ये भी वही 30 जून। डिस्पोजल अकाउंट में सारी ट्रांजैक्शंस की एक ही डेट होती है, ठीक है, डन। और स्टेप 4 होता था बैलेंसिंग फिगर विल बी गेन और लॉस। आज ये भी छोड़ो कि ये गेन आ रहा है या लॉस, कल बात करेंगे। बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट एंड लॉस में जानी है, वो गेन भी हो सकता है लॉस, पता है मुझे, पता है आपको पता है, लेकिन मैं कल बात करूंगा, ठीक है। तो बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रही है? क्रेडिट साइड पे आ रही है। कितनी? 17। ये मैंने इधर लिख दिया, प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंसिंग फिगर ले जाना। गेन भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है, कल बात करेंगे, डन। डिस्पोजल इज ओवर, ठीक है। अब देखा जाए तो एसेट अकाउंट कंप्लीट हो रहा है, क्लोजिंग बैलेंसिंग फिगर निकल रही है, ठीक है, सही है ना? कितनी? और ऐसे ही एक्यूमुलेशन अकाउंट का भी क्लोजिंग निकल रहा है, निकल रहा है। कुछ कमी है, विटामिन की कमी है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कमी है, ठीक है। तो बस ये आखिरी वर्किंग है, थोड़ी सी रिवीजन हो गई इंट्रो की, ठीक है। मैं करता हूँ ये वर्किंग, घर पे दोबारा इसको ट्राई कर लेना। इसकी फिलहाल पिक्चर ले लेना, ठीक है। मैं कॉपी तो नहीं करा सका था, ओके। इसकी पिक्चर ले लेना अभी। वैसे तो तकरीबन बच्चों ने डाटा लिख ही लिया था, ठीक है ना। तो इसको क्विकली सिर्फ रिवाइज करके आ जाना। कल आपको 2-3 सवाल आपसे पहले इस तरह के करवाऊंगा, मुझे तसल्ली होगी तो आगे जाऊँगा, मुझे कोई जल्दी नहीं होती, ठीक है ना। हाँ आप सुकून से पढ़ें, ज़्यादा पढ़ लेंगे, संडे ऑन कर लेंगे, क्या ख्याल है? स्टार्ट में ही सर, वैसे एफआईआर में होने नहीं है इंशाल्लाह, इंट्रो प्लस एफआईआर में हो जाए तो कोई पता नहीं। अच्छा जी, आखिरी वर्किंग डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है, ठीक है। सबसे पहले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कौन से एसेट्स पे निकाला करते थे? ऑन ओपनिंग, लेकिन डिस्पोजल को एक्सक्लूड करके, क्योंकि ये इंशाल्लाह कल सारी बातें लिखवाऊंगा। जब आपको कल मैं अगला सवाल दूंगा ना, आप पहले करेंगे, फिर मैं इसी तरह से सॉल्व करूंगा, तो वहाँ पे जो उर्दू की बातें आपको सिखाई गई होंगी इंट्रो में, वो दोबारा यहाँ पे लिखवाऊंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखवाऊंगा कि यहाँ पर कभी फ्रैक्शन अप्लाई, ठीक है। जब फ्रैक्शन अप्लाई नहीं होता तो फिर ये एसेट तो सारा साल हमारे पास इस्तेमाल ही नहीं हुआ। अगर ये यहाँ पड़ा रह गया 300 के अंदर तो इस पर भी डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगी। बहरहाल अगर मेथड स्ट्रेट लाइन है तो फॉर्मूला यहाँ पर लगा करता है ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स माइनस ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। अभी ये रेजिडुअल वैल्यू तो मैंने सवाल में डाली नहीं हुई, ठीक है ना, तो भी डाल देंगे टेस्ट वाले सवाल में, इनटू रेट, टेस्ट वाले सवाल में ना, मजा तभी आएगा जी। ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल 300 और ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, अब ये 40 यहाँ से निकल गया, तो बाकी जो 260 बचा है वो साल के पहले दिन से साल के आखिरी दिन तक हमारे पास मौजूद रहे। तो यहाँ पे हमेशा वो एसेट्स लेने हैं जिन पे कभी भी फ्रैक्शन अप्लाई, या यूं कह लें जो साल के पहले दिन से आखिरी दिन तक हमारे पास, ओके, पूरा साल जी, बिल्कुल बोलें 26 ओपनिंग एसेट्स पे ये डेप्रिसिएशन आ गई। अब इसको जो अलग किया है, इसको अलग क्यों किया है? क्योंकि ये सारा साल डेप्रिशिएट नहीं करना था। तो क्या बिल्कुल ही डेप्रिशिएट नहीं करना था भाई? 6 महीने तो डेप्रिशिएट होना था ना इसने, ठीक है भाई। किसकी क्लास है, कितने बजे? बहुत शुक्र है जी। ऑन डिस्पोजल को यहां पे ले आए अलग, ठीक है। अभी तो देखो डिस्पोजल कितना है जी, 40 इंटू 10, लेकिन ये पूरा साल इस्तेमाल। ये फॉर्मूला किसका था? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर ईयर का। तो ये तो 4 रुपए जो डेप्रिसिएशन आएगी तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन होगी, लेकिन ये तो हमारे पास इस साल में कितना अरसा इस्तेमाल हुआ है, तो फिर क्या करते होते थे 6/12। क्या आंसर आ गया? 20 नहीं, ठीक हो गया।
एक्सक्लूड क्यों किया? डेप्रिशिएट पूरा साल नहीं करना था, तो जब एक्सक्लूड कर लिया तो फिर दो जो 6 महीने 4 महीने 3 महीने 2 महीने होगा वो डेप्रिशिएट करना है अलग। ओके, और आखिर में क्या रह गया जी? ये तो सबसे आसान है, ये तो अभी अभी हमने रिवाइज भी किया। 2 एडिशन है, एक 30 एक रेट तो दोनों पर 10%। तो 30 वाला कब आया? यकम मार्च 18 को। तो हमारे इस साल में कितने महीने इस्तेमाल हुआ? जनवरी और फरवरी नहीं हुआ, बाकी 10 महीने 10/12। ये रिवीजन हमने छोटी एग्जाम्पल में नहीं की थी, ठीक है ना? तो भी यहाँ पे हो गई। अगर हमारा पहला साल हो एसिड का और पूरा साल इस्तेमाल ना हो तो जितने महीने इस्तेमाल हुआ उतनी ही डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, ठीक है ना? जितना एसिड यूज करना है उतना ही डेप्रिसिएट करना है ना। अगला एसिड यकम जून को आया है, तेजी नहीं दिखानी, 6 नहीं कह देना, हाँ जून से गिनना है। तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 7/12 बोले 2 टोटल, हाँ 30 4। अब इस डेप्शन एक्सपेंस की एंट्री कितने बच्चों को याद है? बोलो जरा, डेप्शन अकाउंट बन रहा हो तो क्या एंट्री होती है? बोलो। जिनको नहीं याद हो कह रहे हैं लैब ही मारे गए। मैं बोलता हूँ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये एंट्री सुनी हुई है ना सबने? चलो शुक्र है सुनी हुई है। डेप्शन एक्सपेंस का अकाउंट फिलहाल नहीं बना रहा मैं, ठीक है? डेप्शन एक्सपेंस डेबिट दिमाग में, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। वर्किंग ट्यू 31 दिसंबर 18 पे खड़े होकर, ठीक है? तो आप क्लोजिंग बता दो। 142 पॉइंट। लो जी, पहला सवाल खत्म हुआ। यही आपका होमवर्क है। एक पिक्चर इसकी बना लें, एक पिक्चर इसकी बना लें, मेरी नहीं बनानी, और क्लास खाली कर दें जल्दी से। अल्लाह हाफिज इंशाल्लाह। भाई इधर ले आए, उधर से ले आए ना, वहाँ से फ्रेम लगा हुआ था ना, एक फ्रेम इधर लगा दें, ये क्वेश्चन बच्चे देख लें, ठीक है? ओके जी, कल मिलते हैं इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही तो। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।